हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय अग्रवाल आपके सामने एक नए क्लास के साथ एक बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बजट, यूनियन बजट और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और उनका क्या पर्पस और क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। देखिए, गवर्नमेंट बजट ये हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जो भी स्टूडेंट जिस भी बोर्ड से अपीयर होने वाले हैं उन सब के एग्जाम का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथी हैं, जो टीजीटी पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स या इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं, जो आज हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पर। और गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड पूरा एक थ्योरी चैप्टर भी मैंने तैयार किया है, थ्योरी क्लास भी आपको दी है, आप उसको भी जरूर देखिएगा ताकि यूनियन बजट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा, गवर्नमेंट बजट रिफर्स टू, गवर्नमेंट बजट का अर्थ क्या है। पहले हम ये समझते हैं, बजट शब्द माना जाता है कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है बुगेट। इस भाषा, फ्रेंच भाषा के इस शब्द से बजट शब्द का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है एक लेदर का बैग जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे सेव करके रखते हैं, क्योंकि बजट भी एक्सपेक्टेड रिसीप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का एक प्लान होता है। इसीलिए बजट शब्द को बुगेट शब्द से लिया गया है। गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब अपना बजट बनाते हैं। बट बेसिकली हमारे सिलेबस में यूनियन बजट आता है। बजट हमेशा एक प्लान होता है जो आगे के लिए बनाया जाता है। बजट न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। हकीकत में हम उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद पता चलता है। ये है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ओनली। ये गलत जवाब है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखा है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो आपने अंदाजा लगाया है। हम घरों में भी अपना बजट बनाते हैं, कंपनियां भी बजट बनाती हैं। बजट बहुत प्रकार के होते हैं। हमारे और गवर्नमेंट के बजट में एक बेसिक अंतर ये है, हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बजट बनाते हैं और जनरली अपनी इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इनकम इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए, इन सारे कारणों से बजट बनाती है। गवर्नमेंट पहले अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है, उसके बाद वो एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स का अंदाजा लगाते हैं। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स कम रह गई, उसको डेफिसिट बजट बोला जाता है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यूनियन बजट भारत में, भारत की वित्त मंत्री जो इस समय श्रीमती निर्मला सीतारमन है, पिछले कई बजट उन्होंने ही प्रेजेंट किए हैं। ये पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है आमतौर पे। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, ये कैबिनेट को प्रेसिडेंट की मंजूरी लेकर के फिक्स करना होता है कि किस डेट को प्रेजेंट किया जाए। भारत में आमतौर पे इसको फरवरी में प्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहां एक शब्द लिखा है वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है? गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी में से कोई भी पैसा बिना ऑथराइजेशन के खर्च नहीं कर सकती।
वोट ऑन अकाउंट्स गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एक परमिशन होती है जब तक कि बजट का अप्रूवल नहीं हो जाता। तो ये इसका अर्थ है वोट ऑन अकाउंट का। अगला प्रश्न है, भारत में बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा गया है? भारत सरकार जो यूनियन बजट बनाती है, एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स का एक अनुमान लगाना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 यानी 112 आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 112 में, कि यूनियन गवर्नमेंट शुड make a statement showing expected receipts and expenditure for the coming financial year। गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अभी मैंने आपको गिनाए थे। तो पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यही गवर्नमेंट के बजट का मेन आधार होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अर्थ है कि हम दाम में कोई बहुत ज्यादा बड़ा उतार चढ़ाव न देखें, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी इकोनॉमिक साइकिल की चीजें जहां तक हो सके कंट्रोल में रहे, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स बार बार अभी मैंने बताया, एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स दोनों होते हैं। प्रॉफिट लॉस से उसका लेना देना नहीं होता। देखिए रिसिप्ट्स आप यहां पे समझिए, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स या तो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा या एसेट्स को रिड्यूस करेगा। आइदर इट विल क्रिएट लाइबिलिटी, आपने बोरोइंग कर लिया, गवर्नमेंट ने बोरोइंग कर लिया, वो लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट सेल कर दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या प्रॉपर्टी सेल कर दी, वो एसेट को रिड्यूस कर रहा है। कैपिटल रिसीप्ट्स वो होते हैं जो लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं या एसेट्स को रिड्यूस करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ने कोई एसेट परचेस किया, कोई बिल्डिंग बनाया, वो एसेट क्रिएट कर रहा है। और अगर सपोज गवर्नमेंट ने अपने पुराने लिए हुए लोन को वापस कर दिया, रिडीम कर दिया, रीपे कर दिया, वो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपको ध्यान से देखना है। जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं वो ना तो लाइबिलिटी को क्रिएट करती है ना तो एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स रेकरिंग नहीं होती, रेवेन्यू रिसीप्ट्स रेकरिंग होती हैं। रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, टैक्स मिलना, प्रॉफिट मिलना। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट करते हैं या लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ना तो एसेट क्रिएट करता है ना लाइबिलिटी रिड्यूस करता है, वो रेकरिंग होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। रेंट का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सैलरी का पेमेंट करना। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम का जो हिस्सा है। रेकरिंग इनकम गवर्नमेंट की रेवेन्यू से आती है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसमें एक है टैक्स रिसीप्ट्स जिसमें है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। और नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। गवर्नमेंट की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम या वेल्थ या प्रॉपर्टी पर लगता है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इसके एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स की खास बात यह होती है कि इसमें आप अपने टैक्स का बर्डन दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते।
एक टर्म होता है इम्पैक्ट एंड दूसरा है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब है जो व्यक्ति टैक्स का बोझ उठाएगा अंततः, और इम्पैक्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही जगह होता है। अगर मेरे ऊपर इनकम या वेल्थ टैक्स लगाया गया तो मेरे को ही देना है, मैं इसका बोझ शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम इम्पैक्ट टू इंसिडेंस। गुड्स बेचने वाले दुकानदार जिसने सपोज एक मोबाइल फोन सेल किया, गवर्नमेंट जीएसटी उस दुकानदार के ऊपर लगाएगी और उसी से वसूलेगी, वो इम्पैक्ट है। लेकिन उसने मोबाइल फोन के दाम में जीएसटी ऐड करके हमसे कस्टमर से वसूल लिया, तो इंसिडेंस इज ऑन द कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर। उसने अपने बर्डन को शिफ्ट कर दिया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक अंतर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट वो है जो अभी हमने आपको बताया, या तो लाइबिलिटी को बढ़ाएगी या एसेट को घटाएगी। तो बोरोइंग करना लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, यही कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट नहीं करता, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करता, ये हमारे डेली फंक्शनिंग के ऊपर होता है। रेंट देना, सैलरी देना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर either creates assets or reduces liability। तो क्रिएशन ऑफ एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एसेट क्रिएट होगा या लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। एक पब्लिक पार्क सपोज जो गवर्नमेंट ने बनाया है, आप उसको जाने में, उसमें जाने से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इसमें कोई राइवलरी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता, आम तौर पे इसका किसी को पेमेंट भी नहीं करना होता। स्ट्रीट लाइट पब्लिक गुड है, जो जनता के लिए सड़कें बनी है वो पब्लिक गुड्स है। नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड्स है, इसके लिए हमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। प्राइवेट गुड्स वो होती हैं जो उसका भुगतान अपनी स्वेच्छा से करने के लिए तैयार है, वही व्यक्ति उसकी सुविधा ले सकता है। कार हो गई, टीवी हो गई, मोबाइल फोन हो गया, ये सारे प्राइवेट गुड्स हैं जो एक्सक्लूडेबल भी हैं, राइवलरस भी हैं। इसमें कंपटीशन भी है और आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जो इसका भुगतान नहीं करना चाहते वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए टैक्स रेवेन्यू, अभी मैंने आपको बताया कि सरकार की कमाई रेवेन्यू इनकम के दो जरिए हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में अभी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलते हैं जो टैक्स के फॉर्म में नहीं होते। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जो लीज पर दिया गया उसका रेंट हो सकता है, गवर्नमेंट ने लोन कहीं दिया है उसका इंटरेस्ट हो सकता है, हमारे द्वारा दी गई फीस हो सकती है, फाइन्स हो सकते हैं, पेनाल्टी हो सकती है, गवर्नमेंट की कंपनियों से प्राप्त प्रॉफिट या डिविडेंड हो सकता है। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। लाइसेंस फीस देना, पेनाल्टी देना, ये सब उसके उदाहरण हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये भी टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगती है, वो भी टैक्स है। सरकार द्वारा ब्याज प्राप्त करना, ये नॉन टैक्स रिसीप्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी पर लगता है जिसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है इनकम। डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है इनकम टैक्स। ये जितनी भी और चीजें यहां लिखी हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जिनमें ना प्रॉपर्टी है, ना वेल्थ है, ना इनकम है।
और इनको शिफ्ट भी किया जा सकता है बर्डन को। इनडायरेक्ट टैक्स, द पर्सन ऑन whom it is imposed, the consumer। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसी व्यक्ति को सहना पड़ता है जिसके ऊपर वो लगाया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी। भारत में अब जीएसटी लागू होने के बाद से 1 जुलाई 2017 के बाद से बाकी जो और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कई अलग अलग नामों से, सेल्स टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सारे टैक्सेस को समाप्त करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स किसको बोलते हैं? एक इंडिविजुअल व्यक्ति, फर्म, इन लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, उसको पर्सनल इनकम टैक्स या खाली इनकम टैक्स बोलते हैं। जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट बॉडी है, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी बोलते हैं कंपनियों के ऊपर। बोरोइंग किस चीज का हिस्सा है? देखिए, बोरोइंग लायबिलिटी को इंक्रीज कर रही है तो ये कैपिटल रिसीप्ट्स होगी। कैपिटल रिसीप्ट्स लायबिलिटी को इंक्रीज करता है या एसेट्स को डिक्रीज करता है, अभी मैंने आपको बताया। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश का मतलब होता है सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी घटाना। किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है, शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट उसको कम करती है, यानी अपने शेयर को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में प्राइवेट संस्थाओं को बेचती है और अपनी हिस्सेदारी घटाती है, जिससे सरकार के एसेट्स रिड्यूस होते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक कैपिटल रिसीप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सेलिंग गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो सरकारी शेयर हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचना। देखिए, बजट आपको शुरू में ही बताया, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का एक ब्यौरा होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो उसको बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। अगर सरप्लस बजट का मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कम है, और डेफिसिट बजट नाम से ही पता लग रहा है जहां पर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीप्ट्स कम है। तो 3 तरह के बजट हैं। अब डेफिसिट भी कई तरीके का होता है। देखिए, एक होता है बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स, यह है बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला के, टोटल रिसीप्ट्स मतलब कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स मिला करके। एक है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स करते हैं बोरोइंग को छोड़ करके, दिस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। और अगर हम प्राइमरी डेफिसिट निकालना चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं? डेफिसिट मतलब पता लग गया कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीप्ट कम है। इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट के पास
कुछ उपाय हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है, आरबीआई से बोरोइंग कर सकती है, फॉरेन से बोरोइंग कर सकती है, पब्लिक से बोरोइंग कर सकती है, या उतने के नए करेंसी नोट्स भी छाप सकती है आरबीआई की मदद से और उस गैप को भर देते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ भारत के सेंस में यह है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स टू फाइनेंस द डेफिसिट ऑफ बजट। इससे इन्फ्लेशन होता है डायरेक्ट रूप में, इसीलिए भारत सरकार पिछले कई सालों से डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगला प्रश्न है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये दर्शाता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट। फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट तौर पर ये दर्शाता है कि भारत सरकार को, अगर हम भारत के सेंस में बात करें, तो कितनी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अभी आपको बताया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर आप बोरोइंग इसको यहां एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ट, उसको बजट डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपली अर्थ होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीव शामिल नहीं होता है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो पूर्व में लिए गए लोन है जिस पर इस साल इंटरेस्ट का भुगतान किया गया, उस इंटरेस्ट को जब हम फिस्कल डेफिसिट में से घटाते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। हाई फिस्कल डेफिसिट में लीड टू, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो क्या होगा, इससे देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट या तो डेफिसिट के लिए नए नोट छापेगी या बोरोइंग करेगी। अगर बोरोइंग करेगी तो भविष्य में उसमें और ब्याज देना पड़ेगा, डेफिसिट और बढ़ेगा, जिससे और लोन लेना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसी को डेट ट्रैप बोलते हैं। डेट ट्रैप, ऋण का जाल। ऋण को भुगतान करने के लिए और ऋण लेना, उसके ब्याज को भुगतान करने के लिए और लोन लेना, इस प्रक्रिया को डेट ट्रैप बोलते हैं। देश के हिसाब से देखें तो ये ऋण के जाल में फंसता जाता है और धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में देश की इकोनॉमी फेल हो सकती है और दिवालिया हो सकती है। डिफ्लेशन शब्द का क्या मतलब होता है, ये इन्फ्लेशन का उल्टा है। जब हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है, चीजों के दाम गिर रहे हैं, डिमांड घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इस स्थिति को डिफ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो डिफ्लेशन की समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, डिफ्लेशन कभी भी डिजायरेबल नहीं होता। कंटिन्यूअस फॉल इन द प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन का अर्थ है कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जो एक देश में साधारण मूल्य का लेवल चल रहा है, किसी एक वस्तु का नहीं, ओवरऑल, वो अगर लगातार बढ़ रहा है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। पब्लिक एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसीज का एक हिस्सा है, सरकार का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है इनइक्वालिटीज, इनकम असमानता को दूर करना। उसमें गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स का इस्तेमाल करती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का अर्थ है, अगर हम इनकम टैक्स का उदाहरण लें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उस पर लगने वाला टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है।
10%, 20%, उससे भी ज्यादा। इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ये आय असमानता को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन चीजों का न होना इकोनॉमी को स्थिर बनाता है। इसमें से कौन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है? देखिए, बजटरी पॉलिसी, सरकार की जो बजटरी पॉलिसी है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है। बजटरी पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स और पेमेंट का हिसाब किताब होता है। एंड फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी ये गवर्नमेंट बनाती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बजटरी पॉलिसी है, इसको फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये बजट का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। ये किस चीज से अचीव किया जाता है? टैक्सेशन एंड सब्सिडीज से। जहां जरूरत हो ज्यादा टैक्स लगाइए, जिसके ऊपर जरूरत हो कम टैक्स लगाइए, और जरूरी चीजों के प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को सरकारी मदद यानी कि सब्सिडी देना, ये भी इनकम और वेल्थ को रिड्यूस करता है, वेल्थ के डिफरेंस को। इसमें से कौन रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है? देखिए, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। बोरोइंग कैपिटल रिसीप्ट है क्योंकि इसने लायबिलिटी को बढ़ाया है, या तो लायबिलिटी को बढ़ाएगा या एसेट को घटाएगा। इसमें से कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट करता है या लायबिलिटी रिड्यूस करता है? देखिए, बिल्डिंग बनाना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ लोन लायबिलिटी को घटा रहा है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सैलरी देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। पब्लिक गुड्स कौन देता है? पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। पब्लिक पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, नेशनल डिफेंस हो गया, सड़कें हो गई, डैम हो गया, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिस्कल पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट बनाती है और बजट के थ्रू इंप्लीमेंट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी अलग चीज होती है। कभी कभी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में कंफ्यूजन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है या किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है वो बनाता है। भारत में फिस्कल पॉलिसी या दुनिया में कहीं भी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, तो ये गवर्नमेंट बजट के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। नॉट अ टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी टैक्स है, ये भी टैक्स है। कस्टम ड्यूटी भी टैक्स है। डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, ये आपका उत्तर है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिला हुआ डिविडेंड यानी लाभांश जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू से भी कमाई होती है, नॉन टैक्स से भी। उसमें डिविडेंड है, फीस है, फाइन्स है, पेनाल्टीज हैं, ये उसके उदाहरण है। बजटरी पॉलिसी किस चीज में मदद करती है? क्या असमानता को बढ़ाती है? अनएम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल नहीं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बल्कि होना चाहिए रीएलोकेशन। रीएलोकेशन, जो देश में मौजूद संसाधन है उनका बेहतर तरीके से रीएलोकेशन करना, जिन चीजों के लिए और जिन सेक्टर्स में ज्यादा जरूरत है वहां इनको ज्यादा उपलब्ध कराना, और जहां कम जरूरत है वहां कम उपलब्ध कराना। टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीप्ट्स का पार्ट है, एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता। कैपिटल रिसीप्ट में हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं। टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीप्ट्स का एक हिस्सा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को देना, मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट करता है या लायबिलिटी रिड्यूस करता है। रीपेमेंट ऑफ लोन से लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इसीलिए ये कैपिटल